देखिए ये क्वेश्चन जो है मेरा 1 से 3 लिमिट दी गई है, फिर उसके बाद ब्रैकेट में है मॉड x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में है मॉड x माइनस 2 और तीसरे में है x माइनस 3। ये सब मॉड के अंदर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? 2024 में CBSE बोर्ड में आया, 2021 में CBSE बोर्ड में आया, 2023 में यूपी बोर्ड में आया, 2022 में भी यूपी बोर्ड में आया था, 2020 में भी यूपी बोर्ड में। CBSE बोर्ड में 2018 में भी आ चुका है, 2017 में भी आ चुका है। इसका मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है और किसी भी सेक्शन में या किसी भी सेट पे आ सकता है। ठीक, अब इसको सॉल्व करने की बात आई तो यहाँ से देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो गिवन है उसको i मान लो, i इज इक्वल टू, और इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 से 3 मॉड ऑफ x माइनस 1 को अलग कर दें, dx दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 1 से 3 मॉड ऑफ x माइनस 2, इसको dx दे देते हैं, एक ही हो जाएगा। फिर प्लस 1 से 3 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx दे देते हैं। ठीक है, सब मॉड के अंदर है। ये वाले पार्ट को क्या मान लेंगे, i1 मान ले, ये वाले पार्ट को i2 मान ले, और ये वाले पार्ट को i3 मान ले। ठीक, ये मान लिया हमने, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास i इज इक्वल टू आ जाएगा i1 प्लस i2 प्लस i3, यानी ये सबको निकालने के बाद इनका एडिशन कर देना है। ठीक है, अब बात आती है कि i1 कैसे निकाला जाए, i2 कैसे निकाला जाए और i3 कैसे निकाला जाए। ठीक, तो पहला फंक्शन हमारा क्या है, मॉड, जो कि हम i1 माने हैं उसको लिखते हैं, i1 इज इक्वल टू 1 से 3 लिमिट है, और क्या है अंदर फंक्शन मॉड x माइनस 1 और dx है। ठीक, अब यहाँ पे आओ, खेल यहीं पे होगा हमारा। अगर मॉड के अंदर कोई फंक्शन है, जो भी फंक्शन मॉड के अंदर है, जैसे हमारे पास मॉड x माइनस 1 है, मॉड x माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू है क्या है, x बराबर, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, एक मिनट, थोड़ा इधर लिख देते हैं, यहाँ दिख रहा था ये भी ठीक है। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या लगानी है, देखो यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन मॉड में x माइनस 1 है, ठीक है, तो इसमें जो x पॉजिटिव कब होगा, x निगेटिव कब होगा, डिपेंड करेगा x के अंदर की जो वैल्यू है, यानी x माइनस 1 को क्या करोगे, 0 कर दोगे। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, 1, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 1, ये दिखेगा नहीं, ज़्यादा ही दूर हो जा रहा है। x बराबर माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई। अब देख लो, अब क्या है, ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड करेगा x पे, x बराबर 1 पे डिपेंड करेगा कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। अगर x माइनस 1 फंक्शन होगा मेरा जो मॉड का है, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी जब x की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ये फंक्शन x माइनस 1 होगा, एक बात। फिर उसके बाद यहाँ पर x माइनस 1 आगे माइनस, क्योंकि मॉड जब ब्रेक होता है तो एक बार प्लस आता है एक बार माइनस आता है, लेकिन वो डिपेंड करता है जो x के अंदर होता है, यानी x जो भी घटा हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस आएगा, कब आएगा, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस 1, सॉरी निगेटिव होगी, यानी 1 से कम होगी। जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये मॉड जो है माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, और जब x की वैल्यू 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी या 1 के बराबर होगी, तो उस केस में ये फंक्शन हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन हमारा है इसको ब्रेक करना होगा। कहाँ पे ब्रेक करना होगा, 1 पे ब्रेक करना होगा, जो लिमिट होती है उसी पे हमें ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो ब्रेक करते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, 1 पे, यानी 1 से कम होगा और कितना होना चाहिए, 1 से हमें ज़्यादा नहीं ले जाना चाहिए। जब ये 1 से कम होगा तो ये वैल्यू कितनी होगी, निगेटिव होगी, और जब ये 1 से ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे इसकी तुम्हारी लिमिट कितनी है, 1 से
3 है, 1 से 3 है, इसका मतलब ये जो लिमिट है 1 से ज़्यादा है और 3 से कम है। ठीक है, ये 1 से ज़्यादा है और 3 से कम है, इनके बीच की कोई वैल्यू है। तो यहाँ पे कहीं पर भी हमारे पास x बराबर लेस देन 1 की कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन जो हमारा हो जाएगा x माइनस 1 dx हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये सीधे फंक्शन ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो लिमिट है ये मेरी 1 के बराबर है या 1 से ज़्यादा है, लेकिन कहीं पर भी ये लिमिट 1 से कम नहीं है। जब 1 से कम नहीं है तो ये मॉड केवल इस फंक्शन पे ब्रेक होगा, इस पे x माइनस 1 पे ब्रेक होगा, ना कि x माइनस और माइनस आगे x माइनस 1 पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इस पे ब्रेक होना चाहिए तो इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए, और ये जो लिमिट है 1 से लेके 3 तक है, यानी 1 इंक्लूड कर लोगे तब भी हमारा पॉजिटिव वाला फंक्शन आएगा, 1 नहीं इंक्लूड करोगे तो क्या आएगा, तब भी हमारा 1 से ज़्यादा आएगी तब भी इंक्लूड होगा, मतलब फंक्शन तो हमारा यही आने वाला है, निगेटिव नहीं आएगा। अगर ये वैल्यू यहाँ पर लिमिट अगर मान लेते यहाँ 0 होती तब ये वाली लिमिट आ जाती, यानी ये माइनस वाला फंक्शन इंक्लूड हो जाता कहाँ से, 0 से 1 के बीच में। फिलहाल के लिए ये नहीं होगा, तो हमारा लिमिट यही रहेगी और फंक्शन यही रहेगा। इसी का डिफ्रेंसिएशन कर इंटीग्रेशन कर लो। जब इसका करोगे तो ये x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का कितना होता है माइनस का x। अब जो लिमिट है उसको लिख दो 1 से 3, तो इसको पुट करोगे तो x की जगह 3 रखो कितना आ जाएगा, x की जगह 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 माइनस x की जगह 3, ये तो अपर लिमिट हो गई मेरी। अब लोअर लिमिट लगा दो, x की जगह 1 रखो कितना आएगा 1/2, x की जगह 1 रखोगे यहाँ पर माइनस का 1, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 9/2, 12 से हम लोग 6 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ से 1/2 ये -1/2, 1/2 प्लस का है -1 है, तो ये कितना बचेगा माइनस का 1/2 बचेगा, और ये प्लस कर देगा इसको। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 और ये 1/2, दोनों का बेस सेम है तो 2, ये 4 हो जाएगा, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, उधर रफ करते रहेंगे ना। I1 की वैल्यू हमने निकाल ली है 2, ठीक है, I1 की वैल्यू हमने 2 निकाल ली है। इसका काम हो गया, एक पार्ट निकल गया। अब अगला पार्ट निकालते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अब अगला पार्ट देखो, अब देखो, अब क्या है I2 लेते हैं। I2 लिमिट कितनी है 1 से 3 है, लिमिट नहीं चेंज होने वाली। I2 में मॉड ऑफ x माइनस 2 और dx, मॉड ऑफ x माइनस 2 और dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसको ब्रेक करते हैं। ये फंक्शन अगर हम मानेंगे मॉड, ये कैसे आएगा, यहाँ पे मॉड x माइनस 2 पर लिख देते हैं। अब इसको ब्रेक करते हैं, x माइनस 2 को 0 के बराबर करोगे, यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यानी ये इस फंक्शन को 2 पे हमें देखना है क्या होगा। देखो, जब हमारे पास x की वैल्यू या तो 2 के बराबर हो या 2 से ज़्यादा हो, तो ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव होगा। कब, जब x की वैल्यू 2 के बराबर हो या फिर 2 से ज़्यादा हो। एक बात, क्योंकि 0 को भी पॉजिटिव माना जाता है ना। ये हमारा निगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू माइनस x माइनस 2 होगा। कब होगा, जब x की वैल्यू हमारे पास 2 से कम हो। समझ रहे, 2 से कम हो तब हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा। अब ये लिमिट में आओ, इस लिमिट को, यहाँ I2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 से 3, 1 से 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 से 3 को हम एक तो लिख सकते हैं, 1 से 2 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 1 से 2 जब लिखेंगे इस फंक्शन को, क्योंकि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास कोई फंक्शन लिमिट में दिया होता है तो उसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं। ये 1 से 2 लिख देंगे, आगे वाला 2 से 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 से 2 लिखेंगे और यहाँ पे मान लेते हैं fx,
और इस वाले फंक्शन को एफ मान लो जिससे आपको आइडिया रहे ये एफ के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ आ जाएगा, ठीक है। और ये डी एक्स, एफ क्या है, मॉड ऑफ x-2। अभी बताएंगे कौन सी वैल्यू रखनी है, इस वजह से इसको अभी आपको ऐसे बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 1 से 2 हो गया, अब 2 से 3 रख लो। यहाँ पे क्या आएगा, मॉड एफ एक्स डी एक्स, ठीक। ये जो मॉड वाला फंक्शन है x-2, इसी को हम माने हैं एफ एक्स, इसी को माने हैं एफ एक्स। अब देखो ये लिमिट क्या है, 1 से 2, 1 से 2 का मतलब है कि ये 2 से कम है, ज़्यादा नहीं है, 2 से कम है, ज़्यादा नहीं है, और 1 से ज़्यादा है। और हमने बताया जब x की वैल्यू 2 से कम होती है तो ये आना है, क्या आना है, -x-2। तो पहली वाली लिमिट में क्या आ जाएगा, 1 से 2, यहाँ पे आ जाएगा -x-2 और ये dx, ठीक है। एक बात प्लस लगा दो, यहाँ पे आओ, ये क्या है, 2 से 3, 2 से 3 क्या है, जब x की वैल्यू हमारे पास 2 से ज़्यादा होती है या 2 के बराबर होती है तो ये वाला फंक्शन आने वाला है, क्या आने वाला है, ये वाला आने वाला है। तो यहाँ पे क्या फंक्शन है, ये x+2, लिमिट क्या है 2 से 3, x-2 dx। इसका खेल यही है कि ये मॉड को ऐसे ही ब्रेक किया जाएगा, इसी वजह से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सीधे सिंपल कर दोगे तो गलत हो जाएगा, अब सिंपल से सॉल्व कर लो, ठीक है। माइनस बाहर कर दो, अब ये वाले को करोगे, x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं कितना आता है, x²/2, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इसके बाद 2 का यानी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। लिमिट क्या है, 1 से 2, ये तो काम हो गया इसका। यहाँ पे आ जाओ, लिमिट जो भी हो पहले x का करोगे, x²/2, यहाँ पर 1 है लेकिन इसके साथ 2 भी है तो 2x, लिमिट क्या आ जाएगी, 2 से 3 आ जाएगी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, -1 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस अपनी जगह बाहर रहेगा, 2 को पहले रखो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा /2, -2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2, ये अपर लिमिट हो गई। अब लोअर लिमिट लगानी है, माइनस यहाँ पे रखोगे तो 1 रखोगे तो कोई मतलब नहीं, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो -2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद हुआ, एक पार्ट हुआ, अभी प्लस लगाओ। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे क्या है, 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर आएगा 9 /2, यहाँ -2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई x की जगह 3 रखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 6 आ जाएगा। तो ये तो हमारा अपर लिमिट का भाग हो गया, ठीक है। अब लोअर लिमिट लगाओ, -2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, अभी तो हम ऐसे लिख देते हैं 4/2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 का, ये 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, एक 2 बचेगा, और ये 2 है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है, माइनस का बचेगा 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस एक बाहर भी है, ठीक है। ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, और ये 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 का एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, 1 - 4/2 आ जाएगा, ये इसका। अब इसमें आ जाओ, यहाँ 9/2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 - 12/2, और इसके बाद ये वाला माइनस है, ठीक है, माइनस बाहर ही रखते हैं या फिर माइनस को अंदर ले जाते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 8 हो जाएगा, माइनस का भी बाहर रखो, 4 - 8/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 - 3, 1 - 4 तो बचेगा कितना, -3/2 बचेगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कितना बचेगा, -3/2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5, और ये माइनस का बचेगा, प्लस का हो जाएगा, 5/2 बचेगा, ठीक है। इसमें 2 एलसीएम ले लो, नीचे दिख रहा है, थोड़ा झुका दें, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, दिखेगा नीचे, दिखेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, एलसीएम 2 आया, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये -3 रहेगा, ये -3 रहेगा, और ये प्लस का 4 रहेगा, -3
-3 प्लस का 5। अब इनको ऐड कर लो बस, ये हो जाएगा 6, 6 में से 5 बचे, 1 बचेगा 3, 3/2 बचेगा, 3/2। यानी यहाँ से हमारे पास I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 की वैल्यू आ गई 3/2। तो ये भी हो गया। अब बचा है हमारे पास I3 निकाल लिया जाए। ठीक है, I3 भी निकाल लेते हैं। इसको करने का यही तरीका है कि फंक्शन को मॉड में ब्रेक करना आना चाहिए। अगर नहीं कर पाएंगे, सिंपल से कर देंगे कि सोचेंगे मॉड का कोई खेल ही नहीं, तो फिर लग जाएंगे। क्या लगेंगे समझ जाओ। जिसको समझ में आया वो कमेंट्स भी कर सकता है क्या लग गए। ठीक है, चलो फिर अब देखो, अब क्या है I3 की बात हो रही। I3 कितना है, 1 से 3 है, मॉड x माइनस 3 और dx, मॉड x माइनस 3 और dx। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी मॉड की जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको फंक्शन लिख दो 1 से 3, जिससे बार बार, यानी हमने क्या लिख दिया है, फंक्शन लिख दिया है। ठीक है, x माइनस 3, इसको हमने क्या मान लिया है, fx मान लिया है। अब यहाँ पे आ जाओ जिससे हमें आसानी रहे। fx इज इक्वल टू क्या माना है, मॉड x माइनस 3। ठीक है, दिख रहा है, ये दिख रहा है। देखो यहाँ पर पहले x जो अंदर है, x माइनस 3 को 0 के बराबर रखोगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी खेल क्या होगा हमारे पास, जब फंक्शन x माइनस 3 कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, और ये निगेटिव कब होगा, x माइनस 3 जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू लेस देन 3 है। ठीक है, लेस देन 3 पे निगेटिव है और ग्रेटर देन और इक्वल टू पे पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आओ, I3 लिमिट हमारे पास क्या है, 1 से 3 है। क्या है, 1 से 3 है, 1 से 3 लिमिट है। लिमिट हमारे पास 1 से 3 है, और ये फंक्शन क्या है, हमने बताया कि ये जब होगा जब x की वैल्यू 3 से कम होगी तो ये हमारा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करें, इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 से क्या हुआ, 1 से 3, या 1 से 2 कर दें, 2 भी नहीं कर सकते, 1 से 3 रखो सीधे, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कहीं से ले लिया जाए। ठीक है, अगर 1 से 3, हाँ ठीक। अब देखो 1 से 3 फंक्शन है मेरे पास, ये जो लिमिट है ये क्या है, 3 से कम है, 3 से ज़्यादा नहीं है। और ये जो वैल्यू निकलेगी x माइनस 3, ये कब x माइनस 3 ये कब लिया जाएगा, x माइनस 3 जब लिया जाएगा जब x की वैल्यू मेरे पास 3 से ज़्यादा हो। और यहाँ पे जो लिमिट देख रहे हैं 1 से 3, ये लिमिट तो हमारे 3 के बीच में ही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें केवल ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा। केवल क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस 3 dx। एक फंक्शन ही आएगा जैसे I1 में आया था पॉजिटिव वाला, निगेटिव नहीं आया था, इस बार निगेटिव आया, पॉजिटिव नहीं आया। अब इसको सॉल्व कर दो, बस आंसर 1/3। पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, माइनस आगे हमने लगा दिया, x² 2 माइनस, ये माइनस हमने ये वाला बाहर निकाल लिया है, 3x, लिमिट क्या है 1 से 3, इसको सॉल्व कर लो। माइनस अपनी जगह पे बाहर ही रहेगा, 3 का ले जाओ, 3x की अगर रखोगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, डिवाइड बाई 2, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 9 हो जाएगा। ये हमारी अपर लिमिट रख दी गई। अब 1 रख देते हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, 3 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आओ, माइनस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 9 माइनस 18/2, ठीक है, ये एक तरफ हो गया माइनस, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, यहाँ से करो, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ से माइनस 9/2, ठीक है, माइनस, ये माइनस अंदर ले जाओ, अभी बाहर ही रखो। अच्छा, इसमें देखो 1 माइनस ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 6 है,
माइनस के 6 में बचेगा 5 माइनस का, इसको प्लस कर देगा, ये 5/2। इसको सॉल्व करो, अब एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें तो 2 ही आएगा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 5, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये माइनस हमारा एक और है तो ये माइनस आगे लिखना पड़ेगा ना हमको, इक्वल टू, और ये माइनस हम आगे लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, माइनस का 9 है प्लस का 5 है, कितना बचेगा, माइनस का 4, ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये 4/2, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 2। I3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तीनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। टोटल आंसर कितना आ जाएगा, तो टोटल आंसर हमारे पास यहीं पे जोड़ देते हैं, इधर कितना आएगा, I इक्वल टू आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना आया मेरे पास, दिख रहा है ना वहाँ पे, ये I1 कितना आया था, 2 आया था, प्लस I2 कितना आया था, 3/2 आया था, और I3 कितना है, ये भी 2 आया, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4, तो जब सब ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 10 11/2, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/2, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि इफ ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसके एलिमेंट है -1 A 2 1 2 x 3 1 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए गए हैं। इसके बाद बता दिया गया है कि इसका ए इनवर्स जो है वो ये है, इसके एलिमेंट कितने हैं, पहली रो में जो है 1 -1 और 1, -8 7 -5 b y 3, ये एलिमेंट दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है, 2024 में आया सीबीएसई बोर्ड में, उससे पहले यूपी बोर्ड में आया था 2020 में, 2018 में भी यूपी बोर्ड में आया और 2017 में भी यूपी बोर्ड में आया, और ये 2022 में शायद उसमें भी आ गया था आईसीएसई बोर्ड में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एक मिनट, इसमें ये वैल्यू हमको दी गई है, इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि हमें फाइंड करना है वैल्यू किसकी, a + x - y + b, यानी a की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालना है, फिर a के साथ x को ऐड करके डिफरेंस कर देना है b के साथ y को ऐड करके, तो ये क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है। इससे पहले हमें कुछ पता होना चाहिए, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट a1 है, a12 है, a13 है, दूसरा है a21 है, a23 है, a22 है, a23 है, फिर इसके बाद a31 है, a32 है और a33 है, ये मैट्रिक्स हमको गिवन है। तो अगर हम ऐसे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे तो ये हमारी रो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, रो, ये रो होगा और ये पहली रो होगी, ये R1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाली बात, ये हमारी सेकंड रो है, क्या है, सेकंड रो, इसको R2 कहा जाएगा, और ये जो होगी वो मेरी थर्ड रो होगी, जिसको R3 कहा जाएगा, ठीक है। वर्टिकल आएंगे तो ये हमारा क्या होगा, पहला कॉलम होगा जिसको C1 कहा जाएगा, ये हमारा दूसरा कॉलम होगा जिसको C2 कहा जाएगा, और ये हमारा तीसरा कॉलम होगा जिसको C3 कहा जाएगा। तो ये हमें याद होना चाहिए कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है, ठीक है। तो इसका हमने बताया कि जब हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे ऐसे जाएंगे, ऐसे गिनती गिनेंगे, जैसे -1 A 2, तो ये हमारी पहली, ये जो एलिमेंट है ये पहली रो के एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट। और अगर हम ऐसे आते हैं नीचे उतर के तो क्या आएगा, -1 1 3, तो ये मेरे पहले कॉलम के एलिमेंट है, ठीक। तो वही हमने आपको बताया कि कॉलम क्या है, रो क्या है। अब बात आती है कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर क्या होता है, कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं,
यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो याद रखना ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले रो, फिर उसके बाद कॉलम। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यही हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, अब इसके बाद ए इनवर्स निकालने की बात आती है। ए इनवर्स निकालने की बात आती है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना होना चाहिए, अगर हमको किसी का ए इनवर्स निकालना है, ठीक, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है मॉड ऑफ, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, लेकिन अगर आपने ये सोचा कि हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया है, ए इनवर्स दिया है, ये वाला फार्मूला यूज करके ए इनवर्स निकाल लिया जाए, फिर उसके बाद कंपेयर कर दिया जाए, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि इससे अगर लगाएंगे तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसमें रिलेशन ए और एक्स में रहेगी, उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने का सेंस ये था, क्वेश्चन 5 नंबर का था, ठीक है, लेकिन इसका पूछने का सेंस ये था, अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी है, कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। कोई मैट्रिक्स है ए, उस मैट्रिक्स के इन्वर्स से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये हमारा बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। या फिर कह सकते हो ए इन्वर्स को आगे लिख दें, ए को बाद में लिख दें, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के बेस पे पूछा गया था। जिस बच्चे ने ये वाला फार्मूला लगाया कि पहले ए इन्वर्स निकाल लें, फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर कर देंगे, बराबर आ जाएंगे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा और टाइम अपना तोड़ देगा। तो याद रखना, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, इस वाली प्रॉपर्टी के बेस पे पूछा गया था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, ये क्वेश्चन हिल भी ना पाता, है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि पूरा समय में चला जाता। तो ये क्वेश्चन पूछने का, देखो निकालते हम लोग ऐसे ही हैं, लेकिन इसने जब बोल दिया कि ए ये है, ए इन्वर्स इसका ये है, तो आपको कंपेयर करना है, तो हमको ये पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना था और सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो इसमें ये हमको पता होना चाहिए, इसको हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे बल्कि ऐसे सॉल्व करेंगे, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और वो जिसको भरोसा ना हो करके देख लेगा एक बार, ठीक, कर भी लेगा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पूरा समय उसी में दे देगा। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स के हिसाब से ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जितने ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानना होगा, जितने ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानना होगा। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, क्योंकि इसमें 3 रो है 3 कॉलम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखते हैं ए हमारा क्या है -1। ये नहीं कि हम इसको भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी पहले लिख दो। इसके पहले एलिमेंट क्या है, पहली रो के -1 और ए है, फिर उसके बाद 2 है। इसके क्या है, दूसरे रो के एलिमेंट 1 है, 2 है और x है। इसके बाद तीसरे रो के 3 है, 1 है और 1 है। ठीक है, अब इसके बाद तो ये तुम्हारा आ गया a। अब a इनवर्स लिख दो। इसके एलिमेंट क्या है, 1 -1 1, पहली रो में 1 -1 1। दूसरी रो के एलिमेंट क्या है, -8 7 -5, -8 7 -5। तीसरी रो के एलिमेंट क्या है, b है, y है और 3 है। ठीक, ये इक्वल किसके होंगे, ये मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनके मेन डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, बाकी सब 0 हो। तो क्या है, ये 1 होगा, 0 0 0, ये 1 होगा, 0 0 0 1। तो हमारा ये जो होता है, ये वाला पार्ट, ये मेन डायगोनल एलिमेंट होता है, ये हमारा 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। तो ये हमने लिख दिया, ये भी 3 क्रॉस 3 का लिखेंगे। ठीक, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2 मैट्रिक्स का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। देखो हम क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स का,
तो पहली रो लेते हैं, क्या लेते हैं, पहली रो लेते हैं और उसके बाद इस रो का इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि C1 है, ये C1 है, ठीक है। पहली रो का पहले कॉलम के जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, A का मल्टीप्लाई -8 से होगा, 2 का मल्टीप्लाई 20 होगा। यहाँ -1 है तो -1 रखना। तो इससे जो एलिमेंट निकलेगा वो पहली रो का एलिमेंट निकलेगा और पहला एलिमेंट निकलेगा, पहली रो का पहला एलिमेंट। फिर उसके बाद इसको ले जाएंगे दूसरे कॉलम पे, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट से, तो इससे निकलेगा पहली रो का दूसरा एलिमेंट। फिर इस पहली रो को तीसरे रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे निकलेगा तीसरा एलिमेंट। ये C2 है और ये C3 है, ठीक। तो अब चलो इसको करते हैं, ठीक है। देखो पहली रो का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखो -1 का मल्टीप्लाई, पहली हमारी रो क्या है, ये पहली R1 है, ठीक है, ये R1 है। R1 के पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई कॉलम के पहले एलिमेंट से हो रहा है, तो -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आएगा, -1 × 1, ठीक है। इसके बाद A का मल्टीप्लाई -8 से होगा तो -A × 8। फिर इसके बाद क्या है, 2 का मल्टीप्लाई B से होगा तो -2B, ऐसे लिख दो सीधे, ठीक है, ये 2B हो जाएगा। ये हो गया पहला एलिमेंट, ये हमारा निकला गया। अब इसको ऊपर लिख दें क्योंकि यहाँ पे इसके बराबर आ जाएगा, नहीं तो ये हमारा C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक है। ये तो पहला एलिमेंट निकल आया। अब क्या है, पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, सीधे लिख देते हैं। A का मल्टीप्लाई 7 से होगा, कितना आ जाएगा, 7A आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई Y से होगा, 2 का मल्टीप्लाई Y से होगा तो कितना आ जाएगा, 2A आ जाएगा, प्लस का 2A 2 का मल्टीप्लाई Y से होगा तो Y आएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई Y से होगा तो 2Y आ जाएगा, ठीक। अब देखो, अब पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है, दिख रहा है वहाँ पे, पहली रो तीसरा कॉलम, -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आएगा, -1। A का मल्टीप्लाई 5 से होगा, वो भी माइनस के, तो -5 है। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो प्लस का 6। तो ये तो हमारा काम हो गया, क्या, पहली रो के सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए, ठीक है। अब सेकंड रो पे आ जाओ, ये सेकंड रो है, अब इस सेकंड रो के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सेकंड रो स्टार्ट हो गई है, ये एरो बना के दिखाना नहीं, हम आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वजह से दिखा रहे हैं। अब सेकंड रो के एलिमेंट का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका ये वाला एलिमेंट आएगा। देखो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई -8 से होगा, -16 आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई b से होगा, कितना आ जाएगा, xy आ जाएगा, सॉरी xb आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई b से तो xb आ गया। अब इसमें आ जाओ, अब इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, कितना आएगा, 14 आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई y से होगा, कितना आ जाएगा, xy आ जाएगा। अब क्या है, तीसरे कॉलम पे आ जाओ, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आ जाएगा, 1। 2 का मल्टीप्लाई -5 से होगा, कितना आ जाएगा, -10। 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो -10। x का मल्टीप्लाई 3 से होगा, कितना आ जाएगा, +3x, ठीक है, +3x। अब इसमें आ जाओ, ये हो गए। अब इसमें देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, अब तीसरी रो स्टार्ट हो गई है, R3, तो इसको पहले कॉलम से करो। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आएगा, 3 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई -8 से होगा, कितना आएगा, -8 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई b से होगा, कितना आएगा, b आएगा, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, कितना आएगा, -3 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, कितना आएगा, 7 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई y से होगा, कितना आएगा, y आएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आएगा, 3 आएगा।
इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई -5 से होगा तो -5 आएगा। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो प्लस का 3 आएगा। तो ये हमारा आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। और ये हमारा किसके बराबर होगा? ये हमारा बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको नीचे दिखेगा नहीं, इसको ऊपर ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे एडजस्ट हो जाए तो। ठीक, अब इसको देख लो, इसको यहीं पे कर लेते हैं ना, जिससे आगे न बढ़ना पड़े। अब देखो, इसको करो, दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, इसको देखो, माइनस से इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? माइनस का 1, और यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 8 ए, ये माइनस का 2 बी। ये तो पहला एलिमेंट हो गया। अब इसमें देखो, यहाँ पे क्या है? 1 प्लस 7a प्लस 2b 2y, सॉरी। इसके बाद कितना आएगा? ये वाला देख लो, इसमें क्या है? ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 6 है, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, वो भी प्लस का, और माइनस का 5 है। ठीक है, ये तो पहला एलिमेंट हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? 1 माइनस का 16, तो कितना बचेगा? माइनस का 15 और प्लस एक्स बी, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, माइनस का 1 है, प्लस का 14 है, बचेगा 13 प्लस का, यहाँ पे एक्स वाई बचेगा। अब यहाँ पे आओ, 1 है, प्लस का, माइनस का 10 है, तो माइनस का 9 बचेगा, प्लस का 3x बचेगा। अब इसमें आ जाओ, ये माइनस का 8 है और 3 घट जाएंगे, तो माइनस का 5 बचेगा, ये कितना है? b। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 3 है, प्लस का 7 है, तो कितना बचेगा? प्लस का 4 बचेगा और y बचेगा। इसमें आ जाओ, इसमें क्या है? 6 है और माइनस का 5, तो बचेगा 1, वो भी प्लस का। तो ये हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे ये 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1। अब हमें क्या करना है? सारे एलिमेंट को इक्वल नहीं करना है, सारे एलिमेंट को इक्वल नहीं करना है, सारे एलिमेंट को इक्वल नहीं करेंगे, बल्कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे। यानी अगर इसकी पोजीशन ये है, क्या है? ये C11, सॉरी, इसकी पोजीशन क्या है? ये पहली रो है और पहला ही कॉलम है, ये एलिमेंट। यहाँ पर 1 क्या है? पहली रो और पहला कॉलम, यानी जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसके साथ उसका इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो एलिमेंट जिसके पास है उसी को उसके सामने वाले से इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इक्वेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमें जो इक्वल करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें a की वैल्यू भी निकालनी है, देख लो, x की वैल्यू भी निकालनी है, b की वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है। अब यहाँ पे आओ, जैसे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? ये वाला एलिमेंट देख लेते हैं। पहले कॉलम में ये वाला एलिमेंट जिसमें हम सर्किल लगाएंगे वो देखना है। ये वाला सर्किल हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं। जिसमें सर्किल लगाएंगे उनको इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रो में आना चाहते हो तो पहले रो में देखो, पहली रो में का एलिमेंट ये वाला ले रहे हैं। इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन ये है कि ये पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है। जिसके इक्वल करना है वो भी यहीं पे होना चाहिए, 0 के, यानी कंपेयरिंग करना है। कंपेयर करने के बाद क्या आएगा? 5a 5 माइनस 5a। ये वाले एलिमेंट को इसकी पोजीशन के हिसाब से वो जो इक्वल में है उसके इक्वल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 0 के। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमको इक्वल करना है।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास ए की 5 ए बराबर हमारे पास क्या है, 5 माइनस 5 ए बराबर 0 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जब 5 कॉमन ले लोगे तो 1 आ जाएगा, यानी एक भाग तो हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अब देख लो दूसरी रो पे आ जाओ। यहाँ पे एक्स बी है, अभी हमको क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो इसमें ये वाले कॉलम पे इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है कि ये सेकंड रो पे है और तीसरे कॉलम पे है। यहाँ पे और सेकंड रो पे है और तीसरे कॉलम पे है, तो ये 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -9 + 3x = 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3x = 9 आएगा। जब इसको काटेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू भी पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई, यानी a + x का काम हो गया। अब निकालना है b निकालना है। अब तो यहाँ पे आ जाओ, देखो ये वाला एलिमेंट ये इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि ये तीसरी रो में है और पहले कॉलम में है, तो उसके इक्वल क्या है, ये वाला एलिमेंट है, तीसरी रो है और पहला कॉलम है। तो -5 + b, ये भी कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब b पता चल गया, अब हमको क्या चाहिए, y चाहिए। तो b वाले एलिमेंट में आ जाओ, ये क्या है, इसकी पोजीशन है कि ये तीसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है, और इसके बराबर एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से 4 + y = आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -4। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने इक्वल कर दिया है, एक कंपेयर कर दिया है या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दिया है। एलिमेंट लिख देना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने इक्वेट कर दिया है। ठीक है, कंपेयर कर दो या फिर इक्वल कर दो, कंपेयरिंग भी सही है। तो हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू पता चल गई, एक्स की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई और वाई की वैल्यू पता चल गई। तो जो वैल्यू हमें पता चल गई उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमने निकाली 5 है, और वाई की वैल्यू कितनी निकाली, -4 है। अब इसकी वैल्यू हमको निकाल देना है, तो ये 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से -4 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ ऊपर दिख रहा है, हमारा ये आंसर आएगा। ठीक, तो ये आंसर हमारा कितना आया, इसकी वैल्यू हमने पुट की, ए की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 3 आई थी, बी की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू -4 आई थी। ठीक है, ये सब निकाला हमने, तो यहाँ पुट किया, तो इसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर आया 3 आया। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई है, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, 3 आ गई। अगर इसको ऐसे ना करते, अगर वो इन्वर्स निकालने के चक्कर में पड़ते, फिर उसके बाद इन्वर्स निकालने के बाद हम कंपेयर करते तो फंस जाते। तो ये वाली प्रॉपर्टी पे ही बेस था ये क्वेश्चन, 5 नंबर पूरे मिल जाते हैं। समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर 5 मिनट का है। ठीक, 5 से 7 मिनट। समझ में आया तो आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चन हमारा है जो क्लास 12 का एग्ज़ाम हुआ था मैथ में, सीबीएसई बोर्ड में, उसमें आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अगर सीबीएसई बोर्ड में आ गया तो किसी और बोर्ड में नहीं आया। ये यूपी बोर्ड में भी आया था और आईसीएसई बोर्ड में भी आया है, यानी ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन लगाने से लिए के पहले हमको क्या क्या याद होना चाहिए, याद ये होना चाहिए कि जो याद होना चाहिए, जो फार्मूले याद होना चाहिए वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमें याद होना चाहिए कि sin 2a इसके बराबर क्या होता है, 2 sin a और cos a होता है। एक तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये मालूम होना चाहिए, अगर dy/dx करते हैं tan इनवर्स x का, तो ये आता है हमारा 1/1 +
एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक ये याद होना चाहिए। इसके बाद हमको ये भी याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन f1 है, दूसरा f2 है, इनका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमें याद होना चाहिए कि इसका फार्मूला जो होता है, पहले फंक्शन का ऐसे ही लिख दो, पहले फंक्शन को ऐसे लिख दो, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दो, यानी f2 dx माइनस बड़ा ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे लगेगा, माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट। अब पहले फंक्शन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद दूसरे फंक्शन को फिर इंटीग्रेट कर दोगे। तो ये हमारा हो जाएगा फार्मूला, इसके बाहर आ जाएगा मेरा dx। तो अगर दो फंक्शन है उनका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये फार्मूला हमें यूज करना होगा। ठीक है, जो हमने वहाँ पे लिखा। हमें ये फार्मूला यूज करना होगा। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करेंगे 0 से π/2, यानी ये जो साइन 2a है इसको ब्रेक करेंगे फार्मूले से, 2 sin a cos a। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2 sin x और cos x। इसके बाद जो है उसको ऐसे लिख दो, tan इनवर्स sin x और dx। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लो, 0 से π/2, यहाँ पे 2 कांस्टेंट रहेगा, 2 को आगे ले आओ, साइन एक्स को पहले लिख दो, साइन एक्स। अब इसके बाद ये वाला पार्ट लिख दो, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये cos x बचा इसको यहाँ पे लिख दो, cos x और dx। ठीक, ये हमने इतना सब लिख दिया। अब देखो जो भी tan इनवर्स के अंदर होगा, जो भी tan इनवर्स के अंदर होगा उसी को माना जाता है। अगर tan इनवर्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास cos x होता तो cos x को मानते, यहाँ पर sin x है तो इसको मानेंगे। समझ रहे, जो भी tan इनवर्स के अंदर होगा उसी को माना जाएगा ऐसी कंडीशन में। ठीक, तो लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, t है, ये हमने मान लिया है। ठीक, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये भी याद रखना, अगर हमारे पास dy/dx आता है तो हमारे पास dy/dx साइन x आता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है cos x। ठीक है, जब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें लिमिट भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, जब हमारा x की वैल्यू 0 है, जब यहाँ पे साइन x में x की वैल्यू रखोगे 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जब x 0 है तो t भी 0 है। ठीक है, अब इसके बाद x की वैल्यू कितनी, π/2। अगर साइन π/2 की बात की जाए तो साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। वहां पे दिख रहा है ये लाइट की वजह से। ठीक है, तो ये कितनी होती है, 1/, साइन पाई की वैल्यू होती है 1। तो जब x की वैल्यू कितनी है, π/2, तो t कितना गया, 1। t की वैल्यू कैसे निकाली जा रही, इसमें वैल्यू पुट करके x की t की वैल्यू निकाली जा रही है। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। लिमिट चेंज हो गई, लिमिट क्या हो गई, 0 से 1 हो गई। फंक्शन किसके रूप में आ गया, t के रूप में आ गया। तो यहाँ पे लिख दो 2 तो हमारा बाहर ही रहेगा। ठीक है, 2 कांस्टेंट है। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1। ठीक है, साइन एक्स की क्या रखना है, t रखना है।
ठीक है, tan इनवर्स, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा t, ठीक है, और ये आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, इसकी जगह पे लिख देंगे dt, ये देखो इसकी जगह पे ये लिख रहे हैं cos dx dt हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया मेरा फंक्शन। अब इसका हमें क्या करना है, डबल, अगर दो फंक्शन दिए होते हैं तो उसका फार्मूला जो है उसके हिसाब से इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो इसको हम ऊपर लिख दें या फिर नीचे ही कर दें, ऊपर ही लिख देते हैं इसको, नीचे उतरते हुए आ जाएंगे, ठीक है, ये हम रफ कर देना। जो हमको चाहिए था मिल गया, क्या मिल गया, इंटीग्रेशन 2 से 2 रहेगा ही 1, और ये t यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स t, और यहाँ पे आ जाएगा dt। अब इसको हमें दो फंक्शन का जो फार्मूला होता है, या अगर दो फंक्शन होते हैं तो उनको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो देखो अगर लॉग का होता तो लॉग को फर्स्ट मानते, एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल को मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस में आता है, क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल, तो इसको हमें क्या करना होगा, i इज इक्वल टू 2 को बाहर रखेंगे, 0 से 1, पहले फंक्शन किसको मानेंगे, tan इनवर्स t को मानेंगे पहला फंक्शन, ठीक है, सीक्वेंस होता है एक्सपोनेंशियल, लॉग ऐसे माना जाता है, लेकिन फंक्शन को बाद में रखा जाता है, तो और इसको t को क्या मानोगे, सेकेंड फंक्शन, ये dt आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें लगा दो, ये हमारा पहला फंक्शन हो गया जिसको f1 कह सकते हो, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया जिसको f2 कह सकते हो। अब ये फार्मूले के हिसाब से आ जाएंगे, f1 f2, पहले फंक्शन को क्या करते हैं, पहले फंक्शन को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं, यानी tan इनवर्स को ऐसे ही लिख दो, 2 रहेगा बाहर, याद रखना 2 तो हमारा है कॉमन, ठीक है, पहले फंक्शन को हमने ऐसे ही लिख दिया, tan इनवर्स t लिख दिया, दूसरे फंक्शन को क्या करना होता है, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेशन करना होता है, यानी t का इंटीग्रेशन करना होगा, तो t का इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन करोगे तो t स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिमिट भी लगा दें, क्या लगाएंगे, 0 से 1 माइनस 2, यहाँ पर भी रखो। देखो अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है, जैसे फंक्शन हमारे पास x की पावर n है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो उसी के बिहाफ पे अगर t यहाँ पे था, ये वाला फंक्शन सेकेंड फंक्शन t था, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, n की जगह कितना है, 1 है, वहाँ पर n प्लस 1 हो जाता है, तो यहाँ पर भी हो गया, ठीक। अब इसमें आ जाओ, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओ, फिर से ब्रैकेट लगा देते हैं, लिमिट इसको लगानी होगी 0 से 1, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, पहले फंक्शन को क्या करना है आपको, पहले फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे देख लो, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पहला फंक्शन क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स t है, tan इनवर्स t का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स t का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देख लो ये फार्मूला लिखा हमने, देखो यहाँ पे, tan इनवर्स t का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, एक बात। फिर उसके बाद सेकेंड फंक्शन को क्या करना है, सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, और सेकेंड फंक्शन क्या है, टी है, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें लिमिट पुट करनी है, तो इसकी लिमिट पुट करो, जब 1 पुट करोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स t की जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा, tan 45 की वैल्यू होती है 1,
तो टी की जगह 1 रखेंगे, हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं 10 पाई बाई 4। यहाँ पे लिख दो साइड पे कि 10 पाई बाई 4 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर 1 पुट करोगे, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे हमारा इसकी जगह तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर जब 1 पुट करोगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और t पे 0 रखोगे वो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आओ, माइनस ये 2 है और ये 2 है, ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे, ठीक। यहाँ पे लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है 0 से 1, और ये टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या है, यहाँ पे याद रखना ये डी टी है, डी एक्स नहीं, क्योंकि फंक्शन हमने डी टी में चेंज कर लिया ना, तो ये हमारा डी टी आएगा, ठीक। अब देखो, यहाँ से ये टू कट जाएगा, यहाँ पे जब वैल्यू निकालोगे तो tan इनवर्स और tan आपस में मिलके पाई बाई 4 बचेगा, ठीक। अगर ऐसी कहीं कहानी फंसती है आपके पास, ऐसी कहानी कि हमारे पास tan इनवर्स दिया हुआ है, उसके अंदर tan थीटा दिया हुआ है, तो ये tan हट जाएगा, थीटा बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा आ जाएगी। तो वही कहानी इसमें हुई है, tan इनवर्स tan हट गया, पाई बचा, और यहाँ पर 1 था, कोई मतलब नहीं, तो ये हमारा पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, माइनस ये क्या है, 0 से 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे टी स्क्वायर है, ठीक। इसमें क्या करोगे, एक बार 1 ऐड कर दो, ठीक है। एक बार 1 को ऐड किया, एक बार 1 को घटा भी देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। इसमें -1 भी कर देते हैं, जिससे ये रहे कि एक बार ऐड किया, एक बार घटा दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टी, तो ये हमारा पाई बाई 4 आ गया, इसको अपनी जगह पे लिखो पाई बाई 4, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ो, माइनस, ये माइनस रहेगा, यहाँ पर क्या है 0 से 1। अब इन दोनों को सबको अलग अलग कर दो, यानी ये वाला भाग एक साथ ले लो और -1 वाला अलग ले लो। यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर एक तरफ ले लिया हमने, डिवाइड कर दिया 1 प्लस टी स्क्वायर से, ठीक है। ये माइनस वाला अपनी जगह ले लिया, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और लिमिट इनकी अलग लगा दी 0 से 1। ये भी डी टी हो गया, यहाँ पर भी डी टी लिखना पड़ेगा, तो इसको तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो ये डी टी हो गया पहले पार्ट का। अब माइनस 0 से 1, ये क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस था, यहाँ पर माइनस था, ठीक है, ये माइनस था, ठीक, ये माइनस हमने लगाया, लेकिन ये अब ये इसके साथ जाएगा 1 के साथ, तो ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो, तो हमारा क्या आ गया पाई बाई 4। यहाँ पे आओ, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा, 0 से 1, यहाँ पे बचेगा 1 डी टी। अब इसमें आओ, ये क्या है 0 से 1 1 प्लस 1, 0 से 1 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या है 0 से 1 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ये पाई बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखोगे -1, देखो जब इस पे इसका 1 का इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t आएगा, x के रिस्पेक्ट में होता है तो x आता है, तो यहाँ पर हमारे पास t आ जाएगा, और इसकी लिमिट लगा दोगे 0 से 1, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ये क्या है
1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स एक्स। देखो यहाँ पर क्या है, जब डिफ्रेंशिएशन किया है, जब डिफ्रेंशिएशन किया है तो ये आया, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा tan इनवर्स टी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 1। अब वैल्यू पुट करना, निकाल देना है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा π/4। ये देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे 1 पुट करोगे tan इनवर्स टी की जगह 1 रखोगे, हम सीधे लिख देंगे क्या, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan π/4। तो यहाँ tan π/4 लिख सकते हो, और माइनस 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऊपर लिख देते हैं, या फिर यहाँ देख लो, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये π/4 है, और यहाँ से tan इनवर्स और tan मिलके आपस में π/4 बनाएंगे, तो ये आ जाएगा π/4 -1 प्लस π/4। अब दोनों को ऐड कर दो, ये π/2 हो जाएगा -1। यही हमारा फाइनल आंसर है, समझ गए। तो अगर हमसे प्रूव करने को कहता है i = 0 π/2 लिमिट दी गई है, sin 2x tan इनवर्स sin x dx, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हम बता देंगे π/2 -1। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।